नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का सब्जेक्ट विज्ञान और जो हमारा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। और इससे पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप 10 मिनट के अंदर देख सकते हैं प्रत्येक चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। और ये रिवीजन सीरीज है, आप इसे रिवाइज कीजिए और हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताता हूं ताकि आपको वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस सीरीज को देखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस रिविजन सीरीज का लाभ मिल पाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं धातु और अधातु। जैसा कि आप देख रहे हैं धातु और अधातु, धातु और अधातु होता क्या। सबसे पहली बात, हमें चैप्टर का नाम ही है धातु और अधातु, और इस पे क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बनता ही है। तो धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है, चलिए इसमें जो कुछ अंतर है उससे समझते हैं। धातु क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है, यानी कि सॉलिड रूप में होता है। जबकि अधातु जो है ना, ठोस भी होता है, तरल भी होता है, गैस भी होता है। जैसे कि आप इसको आइस को ले सकते हैं, बर्फ़ को, वो क्या होता है, ठोस होता है, उसको पिघलाने पे द्रव हो जाता है और फिर उसको जब हीट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, गैसियस अवस्था में चेंजेस हो जाता है। ठीक है, और ठोस रूप में हमेशा होता है धातु। तो पहला अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। धातु आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है, यानी धातु जो है ना क्या होता है, उसको जो है ना आप पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, आघातवर्धनीय होता है। जबकि अधातु आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होते हैं। तीसरा है धातु कठोर सतह से टकराने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी किसी सतह से, ठोस सतह से टकराने पर धातु क्या होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये गुण होते हैं। जबकि अधातु में ये गुण नहीं होता है। ठीक है, फोर्थ अंतर है धातु उष्मा व विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, यानी धातु उष्मा और विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, ये आपको याद रखना है। जबकि अधातु उष्मा और विद्युत धारा के सुचालक नहीं होते। लेकिन एक आपको याद रखना है, ग्रेफाइट जो है ना अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो आपने के पास जो पेंसिल होगा, उस पेंसिल का नोक वो ग्रेफाइट है और उसमें करंट फॉलो होता है। ठीक है, तो वो विद्युत धारा के सुचालक होता है। ठीक है, उष्मा का सुचालक होता है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं जो धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो समीकरण, वो समीकरण है धातु और अधातु के रासायनिक गुण वाले, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, धातु की वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब हो जाती है तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, धातु की को जब ऑक्सीजन से यानी वायु से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है, आपको याद रखना। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन, तो ये धातु ऑक्साइड बनाता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, आपको याद रखना है। पूछेगा धातु ऑक्साइड की, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होता है, क्योंकि ये ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जो है ना क्या करते हैं, अभिक्रिया करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या होता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, यानी विलयन के फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इक्वेशन देखते हैं इसी में। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्या है, एक क्षार है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसी प्रकार धातु ऑक्साइड भी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो आपको ये याद रखना है, धात्विक ऑक्साइड लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आयरन है यानी लोहा है, ये ऑक्सीजन के साथ जब ये वाटर की उपस्थिति में हो, जब जो है ना क्या होता है, नमी में जब ये रिएक्शन करता है, अभिक्रिया होता है, समीकरण बनता है, तो ये समीकरण बनता है। और दोस्तों ये VVI है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये रासायनिक समीकरण आपको याद रखना है, बहुत ही 99.99 इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस लगभग हर एक बार आता है। ठीक है, पूछा जाता है, तो इसको आपको याद कर लेना है।
अब देखिए इसमें जो आयरन ऑक्साइड एक क्षारीय ऑक्साइड है तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो कि जंग लगने पर लोहे की बनी हुई वस्तु खराब हो जाती है, इसीलिए इन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सकता, जिसे जंग लगने से बचा। अब ये देखिए जो जंग लगने का जो फॉर्मूला है ना, ठीक है, जो कैसे धातु में जंग लगता है, तो ये है इम्पोर्टेंट। इसका रिएक्शन, इसका अभिक्रिया लिखिएगा और ये वाले पॉइंट लिखिएगा। उसके बाद जंग लगने के से बचने के उपाय को भी पूछा जाता है, जैसे जंग लगने से बचा आप क्या क्या कर सकते, कैसे बचा सकते। तो लोहे की बनी वस्तु पर ग्रीस लगाकर तथा उसे पेंट करके हम बचाते हैं। लोहे की वस्तु पर जस्ते धातु की पतली परत चढ़ाकर, इस विधि को यशद लेपन कहते हैं। और कुछ धातु ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, अर्थात वे अम्लीय ऑक्साइड तथा क्षारीय ऑक्साइड दोनों के गुण दर्शाते हैं, ठीक है, जैसे Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, ठीक है, तो ये होता है। चलिए अब हम इसमें देख रहे हैं जो अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। पहले तो अभी हमने देख लिया धातु का जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगा, अब अधातु का जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा। तो अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कुछ ऑक्साइड बनाते हैं, अधातु प्लस ऑक्सीजन तो अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन धात्विक ऑक्साइड बनाते थे, उसी तरह अधातु प्लस ऑक्सीजन अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु ऑक्साइड अधिकतर अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। कैसा होते हैं, अम्लीय, अम्लीय यानी एस यानी अधिकतर अम्लीय होते हैं और O2 ऑक्साइड होते हैं, तथा नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल कर देता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो जैसे ये हमारा क्या है, अधातु है सल्फर, ये क्या है ऑक्सीजन के साथ, तो सल्फर डाइऑक्साइड। और SO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, याद रखिएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ अभिक्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, और जब कार्बन जो है ना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि जो है ना द्रव अवस्था में होता है। चलिए तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सी पॉइंट के तरफ चलते हैं, जो सी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। धातु तथा अधातु की जल से अभिक्रिया, धातु और अधातु, पहले तो धातु का देखे थे, उसके बाद अधातु का। अब धातु और अधातु दोनों का जब जल से अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा। तो धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड अथवा धातु ऑक्साइड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे सोडियम और जल, ये दोनों एक साथ जब अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस जल बनाएगा, जो कि गैसियस फॉर्म में होगा। और उष्मा यानी कि उष्मा का क्या होगा, निष्कासन होगा, ठीक है, उष्मा बनेगा, ठीक है। अब जैसे सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया कर बहुत तीव्र होती है। सोडियम का जब जल से अभिक्रिया क्या होता है, बहुत ही जल्दी होता है, तीव्र होता है, तेज होता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में क्या करते हैं, डुबो कर रखते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये जलना शुरू कर देता है। तो जिंक जब क्या होता है, वाटर के साथ अभिक्रिया करता है, भाप यानी भाप वाले वाटर से, तो जिंक ऑक्साइड बनाता और हाइड्रोजन गैस बाहर होता है, ठीक है। तो अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, अधातु क्या करते हैं, जल से अभिक्रिया नहीं करते, ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे जो धातु तथा अधातु की तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं पर क्या होता है। यानी कि तनु अम्ल क्या होता है, आपको याद रखना है। वो तनु अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, जो कि जल ये घुलित अवस्था में होता है, ये मिक्सचर अवस्था में होता है। तो तनु अम्ल यानी धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना, जब धातु तथा अधातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाएगा, याद रखना है आपको इसको बच्चों। तो धातु प्लस तनु अम्ल जो है ना अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जैसे जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये जिंक सल्फेट बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस आप देख पा रहे हैं। जैसे एल्युमिनियम को अगर हम अभिक्रिया कराते तो क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसको आपको समझना है बच्चों, जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तांबा चांदी व सोना अक्रिय धातु है, पूछेगा तांबा चांदी व सोना कैसे, अक्रिय धातु है, ठीक है, इसीलिए यह तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा चांदी तांबा व सोना तनु अम्ल से अभिक्रिया क्यों नहीं करते हैं, तो आपको बताना है
तांबा, चांदी व सोना अक्रिय धातु है, ठीक है। अक्रिय धातु यानी ये अभिक्रिया नहीं करता। अधातु भी तनु अम्लों की से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जबकि अधातु भी क्या करते हैं, तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। अब ई पॉइंट है, धातु तथा अधातु की क्षारों के साथ अभिक्रिया कैसा होता है, यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया कैसा होता है। तो क्षार हमेशा आप याद रखिएगा जिसके लास्ट में एच लगा हो सारे क्षार होते हैं, ठीक है। और जिसके आगे एच लगा हो वो सारे जो है ना अम्ल होते हैं। आपको ये पहचानने का मैं ट्रिक बता दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि कुछ भी धातु जैसे कि एल्युमिनियम, जिंक क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते तथा हाइड्रोजन गैस उत्पादित करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, धातु प्लस क्षार लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा इसमें, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना बच्चों। अब देखिए इसमें है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है, जब एक से अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया करके कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ताकतवर लोग कमजोर को क्या करता है, हटा देता है अपने प्लेस से, ठीक है। तो चलिए इस अभिक्रिया से हम देखते हैं और इसे समझते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देख पा रहे हैं आप, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे धातु ए अधिक क्रियाशील है धातु बी के लवण, यानी धातु ए के लवण का विलयन धातु बी के लवण के। तो इसका एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि एल्युमिनियम और कॉपर सल्फेट है, इसको क्या पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट। जब ये क्या है, विलयन के रूप में है, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम Al2SO4 का होल 3+3 कॉपर ये बनेगा, ठीक है। इसमें एल्युमिनियम धातु तथा कॉपर धातु की तुलना में अधिक क्रियाशील है, तो इसे लेकर के एल्युमिनियम जो ने ये कॉपर, एल्युमिनियम ने इस कॉपर को रिमूव कर दिया, यहाँ पे एल्युमिनियम आ गया इस कॉपर की जगह पे, ठीक है। क्योंकि आपने अभिक्रिया श्रृंखला देखा होगा, अभिक्रिया सीरीज, ठीक है, अभिक्रिया श्रृंखला, उसमें आपने देखा होगा जो कॉपर जो है ना क्या आता है, बाद में आता है, एल्युमिनियम पहले आता है, ठीक है। तो परंतु कॉपर धातु की छड़ को AlNO3 का होल 3 के विलयन में डालते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि कॉपर धातु एल्युमिनियम धातु से कम क्रियाशील होती है। अब देखिए धातु तथा अधातु की परस्पर अभिक्रिया क्या होता है। धातु तथा अधातु परस्पर अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते, क्या बनाते, आयनिक यौगिक। तथा धातु अपने बाहरी कक्षों के इलेक्ट्रॉन खोकर धन आवेशित बनाते, बाहरी कक्षों के इलेक्ट्रॉन खोकर धन आवेशित बनाते हैं, जबकि अधातु अपने परमाणु के बाहरी कक्ष में आयन प्राप्त करके ऋण आवेशित आयन बनाते, तथा दोनों विपरीत आवेशित आयन विद्युत आकर्षण बल तथा पास पास रहकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो चलिए इसके उदाहरण द्वारा हम समझते हैं इसमें अच्छे से, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सोडियम का जो है ना 11 होता है, तो इसको, इसका जो परमाणु संख्या था इसको हम 11 होता है, तो इसको हम लिखते हैं 2 8 1, ठीक है। ऐसे इसका कन्फिग्रेशन फिगर होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको जो है ना एक, तो इसके पास Na+ है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज करेगा Na+। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। तो इसको लिखते हैं 2 8 7। तो 2 8 7 ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये माइनस वाले ये वाले जो है ना ये ले लेता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो ये जो आपका जो सोडियम जो यहाँ से जो है ना क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो यहाँ से इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दिया, तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया और ये सोडियम क्लोराइड इस तरह से इसको जो है ना, अब इसको हम फ्रेश तरीके से समझाते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ दे दिया इसने, किसको, क्लोरीन को, क्यों, क्लोरीन भी अपना 8 पूरा कर लिया, ठीक है। और ये भी अपना 10 करके ये अपना 2 8, यानी पहले अक्षर के एलिमेंट सेल में है ना 2 8 18 32, ठीक है। 2 8 18 32 ऐसे होता है ना। तो पहले सेल में जो है ना अगर इसका कन्फिग्रेशन फिगर के अकॉर्डिंग तो 2 8 8 ऐसे आता है, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है। तो इस तरह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खोता है और इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो गेन किया यहाँ क्लोरीन और खोया कौन सा, किसने दिया है, तो सोडियम ने दिया, ठीक है। आयनिक यौगिक के गुण क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। आयनिक यौगिक के यह यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक ताप अधिक होता है
और अपने जलीय विलयन के रूप में अथवा अपनी तरल अवस्था में यह विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। यह विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, आपको याद रख लेना है। ये आयनिक यौगिक के गुणधर्म पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अयस्क से शुद्ध धातु के निष्कर्षण के चरण बताइए, यानी अयस्क से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया जा सकता है, धातु कैसे शुद्ध धातु। तो अयस्क को उसके बाद क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण, और अयस्क का सांद्रण जो है ये 3 रूप में बढ़ जाता है। एक जो है उच्च अभिक्रियाशील धातु, और दूसरा होता है माध्यमिक अभिक्रियाशील धातु, और तीसरा निम्न अभिक्रियाशील धातु। उच्च अभिक्रियाशील धातु में आप देख पा रहे हैं जैसे गलित धातु का विघटन धातु अपघटन शुद्ध धातु करता है। उसके बाद मध्य क्रियाशील अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कार्बोनेट अयस्क को जो है निस्तापन के लिए, और सल्फर अयस्क को भर्जन के लिए। तो ये दोनों मिलाकर के धातु का ऑक्साइड बनाता है और धातु में अपचयन होता है और धातु का शोधन होता है। उसके बाद निम्न क्रियाशील अभिक्रियाशील धातुएं में जैसे सल्फर अयस्क को जब करते हैं तो भर्जन होता है और फिर धातु और फिर परिष्करण होता है। अब इसको हम जो इम्पोर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके 100% बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 100% आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, BVI है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो भर्जन तथा निस्तापन में अंतर को बताइए। तो यह अभिक्रिया सल्फाइड अयस्क के साथ की जाती है और यह अभिक्रिया निष्पादन जबकि कार्बोनेट अयस्क के साथ की जाती है। जबकि इस अभिक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और इस अभिक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म नहीं किया जाता है। तो आपको याद रखना है ये वायु की उपस्थिति में होता है, ये वायु की अनुपस्थिति में गर्म होता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निष्कासित होता है जबकि निस्तापन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना निष्कासित होता है, यानी आउट होता है। ठीक है, इसका जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं जिंक सल्फाइड के साथ और ऑक्सीजन के साथ, तो ये उष्मा यानी हीट, तो ये जिंक ऑक्साइड और SO2 बनाता है। ठीक है, अगर ZnCO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो आपको ये याद रखना, ये रिलीज होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने इससे पहले पहला और दूसरा चैप्टर का रिवीजन नहीं देखा है, क्विक रिवीजन है, तो उसे आप ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं बताते जा रहा हूँ। और जो बच्चे मीडियम है वो तो अवश्य देखें और जो बच्चे 95+ लाना चाहते हैं वो बच्चे भी देखें। ठीक है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर।